सो मेंस पेपर 1 2018 पूछा गया डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। नीली क्रांति को परिभाषित कर भारत में मत्स्य पालन विकास के लिए समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए। 250 वर्ड्स। अब वैसे तो मत्स्य पालन में लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा मीडियम टू टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि 250 वर्ड्स, एक पन्ना आगे फिर पीछे, तीसरा पन्ना भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, तब जाके 250 वर्ड्स होते हैं। सो इट रिक्वायर्स कंटेंट। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हैं। शुरुआत में डिफाइन करो ये पिसिकल्चर मतलब आप क्या समझते हो। बॉडी पार्ट 1 में बात करो कि उसके प्रॉब्लम क्या है, भारत में क्यों डेवलप हो नहीं पाया। बॉडी पार्ट 2 में बात करो स्ट्रेटेजी के नाम पर अभी क्या हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं। बॉडी पार्ट 3 में कि व्हाट एल्स कैन बी डन, उसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एंड लास्टली कंक्लूजन कि हाँ ये सब करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, जहां पर आप इसको डिफाइन करेंगे। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर फिशरीज सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि उसकी मदद से फार्मर और फिशरमैन की इनकम और वेलफेयर बढ़े, उसके लिए जो काम किया गया उसको हम बोलते हैं नीली क्रांति। पिसिकल्चर या फिश फार्मिंग का मतलब क्या है? समंदर में जाकर जाल फेंक कर मछली पकड़ो नहीं। इट इज द एक्टिविटी ऑफ रेजिंग द फिश कमर्शियली इन आर्टिफिशियली क्रिएटेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। गांव में अपने खेत में कुछ तालाब जैसा बना दे आदमी और उसमें मत्स्य पालन करे, और मत्स्य पालन के साथ साथ वो प्रॉन्स, श्रिम्प, झींगे वो सब भी किए जाएं, तो वो पूरी प्रक्रिया को हम फिश फार्मिंग या पिसिकल्चर कहते हैं। भारत के अंदर इसको डेवलप करने में क्या समस्याएं आ रही हैं? द प्रॉब्लम्स इज दैट इट रिक्वायर्स लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर। लास्ट ईयर आप याद करें तमिलनाडु में भी फ्रेश वाटर की बहुत क्राइसिस थी। बहुत सारी ऑफिसों को बंद किया गया था क्योंकि पिलाने के लिए स्टाफ के पानी पिलाने के लिए पानी नहीं था। सो वाटर सप्लाई, पर्टिकुलरली ऐसी स्पीसीज जो कि फ्रेश वाटर की आपने अगर उसको फार्मिंग करना है तो सप्लाई पानी का कम रहता है। सेकंड इज फीड कॉस्ट। ये मछली को भी जो खाना खाने के लिए दाना चाहिए, एक प्रकार की वो पूरा अलग अलग अनाज और कुछ चीज़ों को मिलाकर वो बनाते हैं, तो मत्स्य पालन का जो कॉस्ट आता है उसका 50% ऑफ द कॉस्ट तो उसके जो फीड खरीदनी पड़ती है उसका होता है। सस्ते में मिलता नहीं वो सब, तो गवर्नमेंट की फंडिंग ताकि वो रिसर्च करे और वो सब खाना, मछलियों का खाना दाना वो आसानी से मिल सके, उसकी ज़रूरत है। आप मत्स्य पालन अपने खेत में कोई तालाब आपने बना दिया और इन मछलियों को आप पाल रहे हैं, तो उसको जो आप खाना खिलाने के लिए बाजार से खरीद के चीज़ लेकर आए, या ये बीमार हो गई और कुछ पानी में आपने मेडिसिन डाला, तो पाया जाता है कि भारत के अंदर वो सब फीड और मेडिसिन भी काउंटरफीट और स्पूरियस होती है, मतलब मिलावट वाली होती है, जिसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक केमिकल के ट्रेस रह जाते हैं। तो मछली ऐसा पानी पिएगी, उसके शरीर में भी एंटीबायोटिक्स के वो सब केमिकल रह जाएंगे। फिर जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के अंदर वो माल को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये सब एंटीबायोटिक तो शरीर में गया तो नुकसान होता है वगैरह। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसका सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी अग्रीमेंट, एसपीएस अग्रीमेंट में भारत के फिश, श्रिम्प, ये सब को एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। अगर आपने श्रिम्प, वो झींगों का पालन करना है, तो उसके लिए जो पेरेंट्स आपने खरीदने होंगे उसके, ताकि उसका प्रजनन हो, फर्टिलाइजेशन और बच्चे उसके पैदा हो, बट वो डिजीज फ्री ब्रूडर स्टॉक, मतलब बिना रोग मुक्त प्रकार के ऐसे झींगे बाजार में मिलते नहीं है। और जो खरीद के लाएंगे तो उसको कुछ रोग होगा, फिर एक्सपोर्ट करोगे अमेरिका, यूरोपियन, नहीं नहीं हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी करके बैन कर देते हैं। ये सब जो फिश फार्मर हैं उनको बैंक लोन, इंश्योरेंस, उसकी भी बहुत दिक्कत आती है। सामान्य आप कुछ खेती बाड़ी करो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इधर ऐसी कोई फसल बीमा योजना देखने को मिलती नहीं। लैक ऑफ एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सर्विस, मतलब कैसे मत्स्य पालन करें, सिखाने वाले कोचिंग क्लास टाइप के जो सरकारी अधिकारी होनी चाहिए, कम है। ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अवकाश कम है। आप टोमेटो, ऑनियन तो वो तो पेप्सी और हल्दीराम कोई आपको मिल जाएगा, इधर ऐसे कोई है नहीं। एज अ रिजल्ट मिडल मैन पर हमने आधार रखना पड़ता है कि मैंने जो भी फिश ग्रो करी है आप उसको एक्सपोर्ट करा दो, बिकवा दो, तो मिडल मैन ही सारा प्रॉफिट मार्जिन ले जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं। भारत के अंदर फ्रेश फिश को पकाकर खाने वाले तो लोग हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फिश, मतलब उसका अचार, उसके पापड़ या कटलेट या जो भी कुछ बनता होगा,
वो सब की डिमांड भारत में मर्यादित है, इसलिए ऐसी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां बहुत बन नहीं पाई हैं। एंड लास्टली देयर इज सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस प्रोहिबिशन। कोई फार्मर ये सोचे कि मुझे राइस व्हीट कल्टीवेशन में आमदनी कम हो रही है, मैं अपने ही खेत में तालाब बना के मत्स्य पालन करता हूँ, बट दूसरे लोग नहीं नहीं, ये तो अपने धर्म में इसकी मनाही है। ईपीडब्ल्यू के अंदर हम ये भी देखते हैं कि तमिलनाडु, केरला, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर कोई फार्मर का ये बिजनेस अच्छा शुरू हो जाता है तो उसके ही सब रिश्तेदार और आसपास के पड़ोसी आउट ऑफ जेलसी एंड रिवेंज उसने जो अपने खेत में तालाब बनाया उसमें जहर डाल देते हैं ताकि सारी मछलियां मर जाएं। तो ऐसी जब भारत की पब्लिक दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देगी तो पीसी कल्चर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। अब ये तो हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े, हमको लिखना 250 वर्ड्स, तो ये तो उससे भी ज़्यादा कंटेंट हो गया, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप याद करो मेंस पेपर 3 के अंदर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ सिलेबस टॉपिक, तो ये वहाँ पर भी हमको थोड़ा थोड़ा कहीं पर काम आ सके, इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा जानकारी ले ली। तो हमने इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन किया, बॉडी पार्ट 1 में प्रॉब्लम्स ऑफ द पीसी कल्चर डेवलपमेंट देख लिए ना। बॉडी पार्ट 2 में बात करें कि सरकार इस पर क्या कर रही है, व्हाट ऑलरेडी हैज़ बीन डन। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज ऐसा पहले एक डिपार्टमेंट था, विभाग था, उसको मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री का स्टेटस दिया है। पहले ये विभाग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे था, अब अलग खुद से मंत्रालय बन गया, जिसकी मदद से उसको एडिक्वेट फंडिंग रिसोर्स, अलग से मिनिस्टर, सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर और पूरा काम ठीक से हो सके, दैट इज द आइडिया। बहुत सारी योजनाएं यूपीए सरकार में चलती थी, मोदी सरकार ने उन सबको ब्लू रेवोल्यूशन नाम के अम्ब्रेला स्कीम के अंदर कंबाइन किया ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके। बजट 2018 में बोला गया कि किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसकी मदद से वो लोग एग्रीकल्चर लोन ले पाते हैं, सीड फर्टिलाइजर खरीद पाते हैं, तो हम लोग वही कार्ड फिशरीज फार्मर को भी देंगे ताकि उनको भी लोन और वो सब लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है सरकार की तरफ से, उसका फायदा मिले। 2020 कोरोना क्राइसिस के बाद भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान, वहां पर सरकार ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड फिशरमैन, तो उससे भी इनको फायदा भविष्य में होगा। तो स्ट्रेटेजी फॉर पीसी कल्चर व्हाट हैज बीन डन देख लिया, सरकार ने ये कदम उठाए ना। बॉडी पार्ट 3 स्ट्रेटेजी फॉर पीसी कल्चर व्हाट मोर कैन बी डन, और क्या कर सकते हैं। वेल व्हाट मोर कैन बी डन तो दूसरी योजनाओं के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। कोई भी पूछा जाए आपस में सागरमाला में क्या कर सकते हैं तो पीसी कल्चर के साथ लिंक कर दो, पीसी कल्चर में क्या कर सकते हैं सागरमाला के साथ लिंक कर दो, वही उसमें बोल बच्चन करनी है। सो वी कैन डू कन्वर्जेंस विथ शिपिंग मिनिस्ट्री सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट जो पुराने विद्यार्थी उनको याद होगा, हम लोग पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगांव का हमने और ज़्यादा विकास करना है, उसकी हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी, और कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटी है उनका सब स्किल डेवलपमेंट का काम करना है। तो ये फिशरीज का पूरा साथ में अगर हम लोग एग्रीगेट कंबाइन करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। देन यूजिंग दिस एमजी नरेगा लेबरर, उनकी मदद से खेत के अंदर आर्टिफिशियल फिश पॉन्ड बनाए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम, जहाँ पर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए मदद मिलती है, तो उन्हीं महिलाओं को सिखाया जाए कैसे फिश फार्मिंग करे और उसकी फूड प्रोसेसिंग का काम किया जाए। हिमालय में हम लोग जाएं तो कोल्ड वाटर फिशरीज, क्योंकि वो हिमालय ग्लेशियर और उससे जो नदियाँ आती है उसमें ठंडा पानी, वहाँ पर अलग किस्म की सब मछलियाँ होती है, तो उसके भी फूड डेलिकेसी व्यंजन अलग बनते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पज से सिर्फ अपने घर में मछली घर में रखना है ऐसा करके भी उसको रख सकते हैं, तो देर इज ऑल्सो स्कोप फॉर दैट कोल्ड वाटर फिशरीज। देन सम नीश मार्केट्स, मतलब खास किस्म के जैसे कि ऑयस्टर, पर्ल फार्मिंग, मोती बनाना, ये सब आर्टिफिशियल टैंक में करने के हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्टली द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन से क्या है कि ये सब मत्स्य पालन से इनकम सिक्योरिटी मिलती है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलती है, एक्सपोर्ट अर्निंग मिलती है, जिसकी मदद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री, कि हैदराबाद बेंगलोर के कॉल सेंटर में काम करने वाला नौजवान तो अच्छा पैसा कमा ले, बट कोस्टल एरिया में रहता फिशरमैन उसको भी अच्छा पैसा कमाने को मिले, तभी आय की असमानता कम हो सकती है, इनइक्वालिटी कम हो सकती है, हम लोग अचीव करेंगे। एंड देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इज टू एड्रेस द अफॉरमेंशन्ड चैलेंजेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस और वॉर फुटिंग, अग्रताक्रम से इसको हमने सुलझाना होगा। ये प्रश्न में पीसी कल्चर के अंदर लोग क्या गलतियां कर सकते हैं। कुछ लोग सिलेबस की अहमियत नहीं समझते, प्रश्न पूछा गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करो, दूसरी दिशा में पीपुड़ी बजाना शुरू करते हैं। फिशिंग बान इम्पोज करना चाहिए ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन,
फिश नेट साइज को कंट्रोल करना चाहिए ताकि छोटी छोटी मछलियाँ जाल में नहीं फंस जाएं। भाई वो सब एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, इधर नहीं पूछा है। इधर मत्स्य पालन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल टैंक के अंदर फिश को ग्रो करने की बात हो रही। लॉजिकल ऑर्डर के अंदर शुरुआत में प्रॉब्लम की बात करो, फिर प्रेजेंट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, दैट शुड बी द लॉजिकल स्ट्रक्चर। कीवर्ड्स होने चाहिए, कुछ योजनाओं का नाम, मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन, ये मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एसपीएस अग्रीमेंट, श्रिम्प, फीड, ये सब कुछ लिखना चाहिए। अब उसका मतलब ये भी नहीं कि ये वाली मछली वो वाली मछली करके कुछ लोग मछलियों की लंबी चौड़ी लिस्ट उसमें लिख देते हैं ताकि वर्ड लिमिट उनकी फिल हो जाए। तो भाई ये इधर कोई नॉनवेज होटल का हमने मेनू बनाकर नहीं लिखना है। एक दो स्पीसीज के नाम लिखे अच्छी बात है, कुछ लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं और मैंने कुछ ऐसे मॉक पेपर देखे भी हैं कि ऐसे होते हैं लोग। डू नॉट ट्राई टू फूल द एग्जामिनर, वो लोग आपसे ज़्यादा समझदार है, पता चल जाता है कौन पीके और कौन पीके नहीं है। इसको हम लोग कंटेम्पररी क्वेश्चन बोल सकते हैं। मतलब ये थियरी नहीं है, तो चल रहा है, थोड़ा अभी हुआ, भविष्य में कुछ योजना बनती रहेगी वगैरह। स्पान इज मोर देन D-2 years। डिफिकल्टी मीडियम टू टफ। अगर ये 150 वर्ड में पूछते तो मैं इजी टू मीडियम कहता, बट 250 वर्ड में पूछा है, मतलब लिखने बैठो तो 1 पेज, 2 पेज, 3rd पेज में भी थोड़ा लिखना पड़े, इतनी कंटेंट होनी चाहिए। सो देयरफॉर दैट मच कंटेंट नॉट इजीली डायरेक्टली अवेलेबल इन द रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज, सिवाय कि आप लोग योजना कुरुक्षेत्र 2 साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ के ये जमा किया हो। इसमें मैंने रिसर्च करके कुछ लिखा नहीं, ये सब योजना कुरुक्षेत्र का ही माल छाप के दिया है आपको। सो इट इज देयर, बट वो मेहनत का काम है। वैसे दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेंस पेपर 3 का सिलेबस का टॉपिक है, लेकिन 2 बार हमने देखा कि मेंस पेपर 1 में पूछ लिया। किधर 2019 में ये हल्दीराम और एमडीएच वाला सवाल कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन, और ये आगे जो प्रश्न आया अभी कि पीसी कल्चर की सब बातें, जहाँ पर अल्टीमेटली वहाँ पर हमने जाना पड़ा। सो यस, वो मीन्स 1, 3 सब चलते रहता है। स्कोर टोटल मैक्सिमम 15 मार्क्स, 5 या उससे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट या तो उन्होंने बोल बच्चन ही की होगी, एक ही कोस्टल एरिया, लेकिन थोड़ा हिमालय का भी तो लिखो, पर्ल और श्रिम्प और कुछ दूसरी भी बात करो। कुछ लोगों की वर्ड लिमिट में जितना लिखना है उससे बहुत कम लिखा होगा, आई सी द डेंजर्स, तो मार्क खींच नहीं पाए होंगे लोग। एनीवेज, सो वी आर ऑल्सो डन विद द पीसी कल्चर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018। अब उसके बाद वाला प्रश्न है रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर जॉब क्रिएशन, जो 2019 में पूछा गया। आप इसको प्रश्न को पूछिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।